हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब होता है जैसे कि अपने देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति त्याग, देश के ही प्रति मतलब सम्मान, देश के प्रति जो धारणा होती है, त्याग होता है, प्रेम होता है, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ सारा देखो, एक यूरोप के बारे में पूरा ये चित्र में दिया गया है। इसको एक एक करके धीरे धीरे हम चैप्टर में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। जो ये चित्र आप देख रहे हैं, फ्रेडरिक सरियू ने विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848 में उन्होंने बनाया था, श्रृंखला बनाई। इनमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्द में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों में मिलकर बना था। एक श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। जो ये चित्र देखोगे, इसमें दिखाया गया है, ये स्वतंत्रता की प्रतिमा है। इसमें सारे बड़े छोटे, अमीर वगैरह, गरीब, सब इसकी वंदना कर रहे हैं स्वतंत्रता के लिए। ज़्यादातर देशों ने पहले स्वतंत्रता के लिए ही लड़ाई लड़ी है। जो बड़े देश थे, जिनके पास पावर थी, ताकत थी, उन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे देश को, कमज़ोर देशों को, जो मतलब ज़्यादा लड़ना नहीं जानते थे, ज़्यादा अपना मतलब किसी दूसरे से मतलब नहीं रखते थे, ये भी वहाँ जा के इन्होंने कब्जा करना शुरू किया। जैसे इंडिया पे हुआ था, अमेरिका भी, आज जो इतना बड़ी शक्ति है अमेरिका, एक टाइम में अमेरिका भी गुलाम था। तो वही हाल यूरोप का देखो। यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों में स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। तो जो कलाकार थे वो स्वतंत्रता को किस रूप में प्रेजेंट करते थे? एक महिला के तौर पे। जैसे कि भारत है, नाम तो हमारे देश का ही अगर देखा जाए तो भारत है, लेकिन कहा जाता है भारत माता, ये भी एक अलग है। तो लेडीज़ के ही मतलब एक महिला के तौर पे ही से ज़्यादातर प्रेजेंट किया जाता है। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार ने महिला के रूप में प्रेजेंट किया था। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का अधिकारों का घोषणा पत्र है। एक में क्या है, मशाल है, और दूसरे में घोषणा पत्र है अधिकारों का। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सरयू और कल्पना दृश्य यूटोपिया ने दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बांटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड। इस जुलूस का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज बन चुके थे। तब तक क्या थे? ये राष्ट्र राज बन चुके थे, इसलिए ये क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता के लिए सबका नेतृत्व करते हैं। आगे चल रहे हैं। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास देखो, एक वर्ड यहाँ पे आया था, ये 2 वर्ड आए हुए हैं, निरंकुश और कल्पनादर्श। इसको जरा यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बॉक्स में दिया है। निरंकुश का मतलब क्या होता है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। मतलब किसी तरह का कोई अंकुश या लेकिन नहीं लगाया जा सकता, किसी का कोई दबाव नहीं होता, एकदम स्वतंत्र। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रित, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। उनको मतलब कोई भी नहीं रोक सकता। हर तरह से उनके ऊपर क्या होता था? पावर होती थी। हर तरह से वो लोगों को क्या कर सकते थे? डरा धमका सकते थे।
इनको हम निरंकुशवाद कहते हैं। कल्पनादर्श, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। जैसे कि एक स्वप्न देखा हमने, कोई ड्रीम देख लिया, उसको पूरा करने के लिए कि अब जैसे भारत एक समय में गुलाम था, तो भारत ने भी उस टाइम में एक सपना ही तो देखा था कि हमारा भी राष्ट्र क्या होगा, आज़ाद होगा, हमारा आज़ाद भारत होगा, हमारा आज़ाद देश होना चाहिए। तो वही सपना धीरे धीरे साकार हुआ था। उस टाइम तो असंभव सा था, लेकिन धीरे धीरे उसे पूरा किया गया। तो यहाँ प्रतिमा के पास अभी अभी पहुँचा है, देखो ये जो तिरंगा है, फ्रांस का जो है क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। जब उसने ये मतलब उसकी एक कल्पना के तौर पे उसने इसे प्रेजेंट किया था, और जर्मन लोग उस टाइम में राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। अब इनकी इच्छा थी कि मतलब हम जो अपनी जर्मन की जो भाषा थी उनको प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत इसको इकट्ठा कर लें, ठीक है, एक राष्ट्रवादी बन जाए। मतलब पहले था कि एक अलग ही, जब गुलाम थे तो काफ़ी परेशान हो गए थे, उसके बाद इनके अंदर जागे कि हम आज़ाद हो, एक राष्ट्रवाद बने। इनके अंदर जर्मन गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। उस ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। एक बार फिर से हम देखते हैं, ज़रा डायग्राम पे आते हैं। ये जो तुम्हारा पिक्चर दी हुई है, यहाँ देखो ये सब दिया हुआ है। जैसा बताया कि ईसा मसीह और जो मतलब ये स्वर्गवासी हैं, ये सब स्वर्ग में हैं, वहाँ से ये सारे दृश्य देख रहे हैं कि धरती पे क्या हो रहा है, कि सब भाईचारे से रह रहे हैं, सारे देश एक दूसरे से मिलके। और ये लंबी सी कतार यहाँ पे लगी पड़ी है, एक के पीछे एक, पूरे देश वाले सब ऐसे लाइन से लगे पड़े हैं। तो सब मतलब क्या है, स्वतंत्र होना चाहते हैं, राष्ट्रवाद में आना चाहते हैं और भाईचारे से मिल के रहना चाहते हैं, कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, मिल के रहना चाहते हैं। तो वापिस आते हैं पैराग्राफ पे। यहाँ देखो, आंसर रेनेन राष्ट्र क्या है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक आंस्टर रेनेन 1823 और 1892 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्हें 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया था। इनकी जो समझ थी राष्ट्र के बारे में, उसको इन्होंने प्रस्तुत किया था। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छप गया, जिसका शीर्षक था क्वीनो नेशन, राष्ट्र क्या है। मतलब एक उन्होंने बताया था अपने भाषण में, जैसे कि विश्वविद्यालय में जैसे होता है ना, बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं, लेक्चरर आते हैं, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक अपना वो एग्जाम्पल दे देते हैं, कुछ एक्सप्लेन करते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, और वो रिकॉर्डेड हो जाता है। रिकॉर्डेड होने के बाद वही क्या होता है, एक बुक बन जाती है, कोई नोट्स बन जाते हैं, मतलब अलग से कुछ ना कुछ छप जाते हैं। तो वही बना जिसका नाम रखा गया, टाइटल रखी गई, राष्ट्र क्या है। तो उन्होंने अपने लेक्चर में मतलब समझाया था कि राष्ट्र पर्टिकुलर होता क्या है, राष्ट्र की मीनिंग क्या होती है। एक अच्छी राष्ट्र की मीनिंग के बारे में उन्होंने समझाया था। हाँ,
इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। इन सब को वो क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि मतलब कि राष्ट्र जो कि समान भाषा या नस्ल, धर्म, क्षेत्र से नहीं बनता, कि पर्टिकुलर कोई क्षेत्र हो गया, पर्टिकुलर कोई भाषा हो गई, या मतलब एक सिंपल किसी धर्म को ले लिया हमने कि जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, किसी एक से क्या राष्ट्र नहीं बनता है, सब मिक्स हो गए। जैसे इंडिया क्या है, विभिन्नताओं का देश है, विभिन्नता में समानता मानी जाती है इंडिया में, यही सबसे बड़ी इसकी पहचान है, विभिन्नताओं में समानता। तो ऐसे ही कह रहा है कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्र विचार आधारित किया जाता है। कह रहा है कि एक उनका इतिहास होता है, लंबे प्रयासों के बाद, त्याग के बाद, बहुत सैक्रिफाइस करने के बाद, निष्ठा। एक निष्ठा क्या होती है, मतलब किसी चीज़ से एकदम ईमानदारी से कोई काम करना, किसी चीज़ के प्रति एकदम त्याग, समर्पण का चरम बिंदु होता है। और शौर्य मतलब उनकी शक्ति, वीरता से युक्त अतीत, उनका महान युद्ध, महान पुरुषों के नाम और गौरव, और सामाजिक पूंजी मतलब समाज उनके पास जो अच्छा होगा उसको सामाजिक पूंजी कहा जाता है, जिस पर एक राष्ट्र विचार आधारित किया जाता है। कह रहे कि जिस पर एक राष्ट्र विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान के एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा करना, मतलब कंटिन्यू एक समानता के पक्ष में आगे बढ़ते जाना, अच्छा काम करना, ये राष्ट्रवाद होता है। एक जन समूह होने की यह सब जरूरी शर्तें हैं, जन समूह होने के लिए ये सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। राष्ट्र क्या है, एक बड़ी और व्यापक एकता है। लार्ज स्केल सॉलिडिटी उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। मतलब अब डेली उनकी जो लोग हैं उनकी क्या सोच है, क्या मतलब डेवलप करते हैं, उनके बारे में बात करना, विचार करना, अपना सबका मत है, सबकी सोच है। कुछ पढ़े लिखे वर्ग होंगे, कुछ जैसे कि नहीं पढ़े लिखे वर्ग थे। 9th क्लास में जैसा आपने पढ़ा था 3 स्टेट है, तो सबकी सोच अलग अलग थी, सबको एक साथ लाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रांत उसके निवासी हैं, प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह ली जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। राष्ट्र का कह रहे हैं कि मतलब किसी पे दबदबा कर गुलामी बनाए रखना, किसी पे कब्जा किए रखना, ये क्या अच्छी बात नहीं है, और ना ही सब राष्ट्र चाहते हैं, और ये इसमें दिलचस्पी भी नहीं है। एक राष्ट्र की वास्तविकता में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। कह रहा राष्ट्र जो अस्तित्व में होना चाहिए और ये लोगों की एक ज़रूरत है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। कह रहा कि उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। कह रहे कि अगर उसका एक कानून हो जाए और एक मालिक हो जाए तो उसका लोप हो जाएगा, मतलब हानि होगी। अब एक ही जगह से पूरा देश तो नहीं चला सकते, पूरा राष्ट्र नहीं चला सकते, ठीक है। तो अलग अलग सबका हिसाब किताब किया गया था। यहाँ पे दिया जनमत संग्रह मतलब लोगों से उनका मतदान कराना, उनकी मानसिकता जानना। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी कल्पना अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र 1 में की थी।
कह रहे कि इस चैप्टर में जो पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे तो जो ये सरयू हैं जिन्होंने क्या कहते हैं इसकी कल्पना की, अपनी मतलब कल्पना में उन्होंने बताया है कि ऐसा राष्ट्रवाद होना चाहिए, ऐसे भाईचारा होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने इसमें समझाने की कोशिश की है। आगे पूरे चैप्टर में बताएंगे उसके बारे में। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। कह रहे कि ये जो चित्र राष्ट्रवाद जो था 19वीं सदी में ऐसी उभर के राष्ट्रवाद की ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसे मतलब यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया, जो मतलब एक बदलाव लाने की एक चेंज आ गया जो पहले नहीं आया था। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। अब जो बहुराष्ट्रीय थे उनकी जगह क्या हो गया, राष्ट्र राज्य, नेशनलाइजेशन होने लगा। पहले अलग अलग थे छोटे छोटे राज्य, जैसे इंडिया में अगर देखा 16 महाजनपद में बटा हुआ था देश, पहले छोटी छोटी जनपदें थी, बड़े बड़े राजा भी थे, छोटे बड़े सारे अलग अलग राजा, बाद में सबका विलय हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से पहले इसमें भी क्या है कि राष्ट्रवाद अलग अलग था, फिर बाद में इसमें भी विलय होने शुरू, सबसे नेशनलाइजेशन में आ गए सब, मतलब एक राष्ट्र के रूप में उभरना शुरू किए। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसी आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। मतलब ऐसा उभर रहे थे जैसे कि जिसमें एक सेंट्रलाइजेशन हो जाए। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। अब यहाँ उन जो नागरिक थे सब चाहते थे कि एकजुट होकर हमारा एक साझा इतिहास हो, हमारी एक भाव हो, हमारी विरासत हो, सबकी हो, जो कहें कि हमारी है, अलग नहीं, सब मिलके। साझेपन की यह भावना अंतकाल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मी से निर्मित हुई थी। मतलब जो स्ट्रगल इन्होंने किया था उसी से क्या कह रहे हैं कि ये भावना उत्पन्न हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। कहने कि इसमें हम राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद जो अस्तित्व में है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हमारी अगली हेडिंग है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। यहाँ फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और राष्ट्र के विचार के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ये जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसी के साथ के राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हो गई थी। वहीं से राष्ट्रवाद उभरना शुरू हो गया था फ्रांसीसी क्रांति से। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। जैसा कि 1789 में जो था कि फ्रांस में क्या एक निरंकुश राजा का शासन था पूरे फ्रांस में। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीति और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल कर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। अब क्या कि राजतंत्र से निकल के वो फ्रांसीसी नागरिक बन गए और क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। अब लोगों द्वारा ही क्या होगा कि राष्ट्र का गठन होगा, राजा नहीं चलाएगा शासन। लोग जितना कहेंगे, लोकतंत्र लाना चाहते थे, लोग जो बोलेंगे वही होना चाहिए, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, सब चीज़ मतलब लोगों की इच्छा से होना चाहिए। प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। उन्होंने ऐसे काम किए जिससे कि मतलब एक सामूहिक पहचान की भावना उनकी व्यक्त हुई। पितृभूमि ला पैट्रिया और नागरिक ली सिटीजन जैसे विचारों ने
एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। अब इनमें क्या है, पैतृक भूमि जो हो गई उससे, और इनको ये मिलके और नागरिक दोनों मिलके क्या एक सामूहिक पहचान चाहते थे, बनाना चाहते थे। इसी पे उन्होंने बल दिया है, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक समान संविधान के अंतर्गत क्या थे, इन्हें एक समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा, द ट्रिकलर, तिरंगा मतलब जैसे इंडिया का भी 3 रंग का है तो तिरंगा कहा जाता है, चुना गया, जिसने पहले के राज्य ध्वज की जगह ले ली थी। अब इन्होंने जो नया झंडा निकाला उसको क्या किया था, राज्य ध्वज जो इनका था राजतंत्र में, उसकी जगह उन्होंने राष्ट्र ध्वज लगा दिया था, जो नया उन्होंने झंडा किया। स्टेट जर्नल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किए जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब स्टेट जनरल जो था उसका नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली में बदल दिया। तो इसको अंडरलाइन कर लेना। नई स्तुति रची गई, सप्ते ली गई, मतलब नई कहानियाँ रची गई, और जो वंदना की जाती है, स्तुतियाँ मतलब बातें जो थी उनकी अपनी नए तरीके से उन्होंने किया। सप्ते ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। अब जो उस टाइम में मारे गए थे, शहीद हो गए थे, तो उनका नाम लिया गया, उनका गुणगान किया गया। स्तुति मतलब कि वंदना करना होता है। और अब यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ, अब जो कि किसी राजा के नहीं, राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। अब कह रहा है कि सभी नागरिकों के लिए इन्होंने क्या किया, एक कानून बना दिया, जिसने बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। जो आंतरिक आयात निर्यात थे उनके शुल्क जो टैक्स लगते थे उसको ख़त्म कर दिया गया। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, जो फ्रेंच थी वो बोली और लिखी जाती थी पेरिस में, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। अब जो फ्रेंच हो गई वो क्या हो गई, राष्ट्र की एक भाषा हो गई थी। इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि क्या क्या बदलाव हुए थे। आंतरिक और बाहरी जो मतलब भार लाने ले जाने पे टैक्स लगता था उसको भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। इन्होंने भी ये बताया कि जो क्रांतिकारी थे ना, उनका एक लक्ष्य बन गया, एक टारगेट बन गया कि हम फ्रांसीसी राष्ट्र जो है उसका यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को एक निरंकुश शासक से मुक्ति दिला दें। तानाशाह एक तरह से समझो। जो निरंकुश शासन होता है वो अपना ही चलाता है और किसी को सुनता नहीं है। निरंकुश मतलब कोई अंकुश लगा ही नहीं सकता, वो जो बोल देगा वही होना है, तो तानाशाह हो गया। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। अंडरलाइन कर लेना यहाँ पे, चलो मार्कर अगर आपके पास है तो उसे हाईलाइट कर लेना। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी हुई थी। इनके लिए क्या रास्ता बना दिया कि जो ये यहाँ पे सेनाएं आई हुई थी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। अब जब युद्ध शुरू होने लगे ना, तो ये क्या है कि ये राष्ट्रवाद का विचार फ्रांस में और विदेशों तक पहुंचने लगा, दूसरे देशों तक भी ले जाने लगे कि मतलब तुम भी राष्ट्रवाद अपनाओ, एकजुट हो जाओ। जिस तरह से कहा जाता है कि सब एकजुट हो जाएंगे, जैसे कि अगर एक लकड़ी हम ले लेते हैं तो उसे आसानी से तोड़ देते हैं, अगर लकड़ी का अगर हमने गट्ठर ले लिया तो क्या आसानी से एक बार में टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो राष्ट्रवाद का मतलब यही हो गया कि अकेले ना होके एकजुट होके रहो। एकजुट होके जब इंसान रहता है तो उसको कोई लड़के अलग नहीं कर सकता। हमारे देश की अगर बात की जाए तो हमारे देश में भी क्या था कि राष्ट्रवाद था ही नहीं।
जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उस टाइम में जितने मतलब व्यापारी थे, बनिया थे, ये सब जो बड़े बड़े ज़मींदार वगैरह थे, इन्होंने कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक्शन लिया ही नहीं जब तक उनकी अपना नुकसान ना होने लगा हो। जब इनकी ज़मींदारी जाने लगी तब इन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लिया, नहीं तो उसके पहले ये सब इन्हीं के सपोर्ट में थे, क्योंकि उनके बदौलत उन्हें टैक्स मिल रहा था और ज़्यादा वो करना शुरू कर दिए दबा, तो इनका फ़ायदा था, इनका नुकसान तब भी नहीं था, इसलिए कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे। और ये तब किए जब इनकी ज़मींदारी जाने की नौबत आने लगी, तब ये समझे कि अब हमारी मुसीबत आ गई, इनको भगाओ, तब जाके सपोर्ट किए थे। तो वहीं राष्ट्रवाद अगर तब रहा होता तो शायद गुलाम भी ना हुआ होता देश। तो इसीलिए ये समझा रहे हैं कि मतलब कि राष्ट्रवाद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एकजुट हो जाओ। और सब देशों को समझा रहे हैं। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वह उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की। अब ये फ्रांसीसी क्रांति से ही क्या हुआ था, नेपोलियन का उदय हुआ था। नेपोलियन क्या था, एक सैनिक था। बाद में इसके विचार, अब जब वहाँ पे जो लुईस 16 को मार दिया गया था, 9th क्लास में पढ़ा ना, फ्रांसीसी क्रांति, लुईस 16 को जब मार दिया गया, उसकी वाइफ को फांसी चढ़ा दी गई, उसको मार दिया गया था, तो उसके बाद देश तो बिना राजा का हो गया। अब लीडर तो चाहिए कोई ना कोई लीडर। तो ये एक सैनिक था, इसके विचार अलग थे, इसकी हिम्मत, इसके विचार, मतलब एक दृढ़ इंसान था किसी चीज़ के लिए, एक कह सकते हैं कि मतलब आत्मविश्वासी था। तो ये उभर के सामने आया, तो इसके विचार सामने, ये बोलने के लिए खड़ा हुआ, इसके विचार का समर्थन किया सबने और इसी को लीडर बना दिया। बिना लीडर के कोई संस्था या कोई ग्रुप चलना बेकार हो जाता है। तो वहाँ पे नेपोलियन क्या हुआ, लीडर हुआ। उसने अपने नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की, जैसे मैंने बताया था कि राष्ट्रवाद के प्रति चला ये शुरुआत की, जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। और ये पहले से ही जो चल चुका था, नेपोलियन ने उसी को सपोर्ट कर दिया। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वह प्रजातंत्र को नष्ट किया। कह रहा है कि फिर इसके बाद इसने क्या किया, फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह प्रजातंत्र को ख़त्म कर दिया। फिर इसने उल्टा काम किया था। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। लेकिन जो प्रशासनिक क्षेत्र था अब वहाँ पे अलग हो गया कि न्याय कोई और देखेगा, फैसला कोई और करेगा, बस मंजूरी उसे देना था। ये सारी चीज़ अलग भागों में बढ़ गई थी। तो यहाँ पे क्या किया इसने, प्रशासनिक जो सेवा क्षेत्र था वहाँ पे क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। अब इसने उसमें सुधार किया, राजतंत्र तो लाया ही लाया, लेकिन उसमें सुधार, परिवर्तन कुछ लाया, अपडेट किए, नए अपडेट्स लाए। इन 1804 में नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, अंडरलाइन कर लेना इसको। इससे पहले जो था वो जन्म पे आधारित विशेषाधिकार थे, जैसे कि जो जिस कुल में जन्म लेगा वो उसी कुल में जाना जाएगा, उसी कुल के नाम से उसको मतलब SC में ले लिया तो वो मतलब जन्म के आधार पे जैसे रखा जाता था, तो जन्म के आधार पे इंसान की जाति नापी जाती थी। अब कर्म के आधार पे नहीं की गई थी। तो इसने क्या किया, नेपोलियन ने इस चीज़ को समाप्त कर दिया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। क्या क्या अधिकार उसने सुरक्षित किए, समानता और संपत्ति का। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया, मतलब सभी क्षेत्रों में उसने लागू कर दिया था। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन में नेपोलियन के प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। अब यहाँ पे बहुत सरल किया गया इसके विभाजन को, इसकी बातों को समझाया गया। सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया गया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त किया गया। सामंत व्यवस्था मतलब उसमें वो मजदूर रखते थे, किसानों को मजदूरी कराते थे, उन्हीं से खटाया जाता था, उन्हीं को परेशान किया जाता था, टैक्स भी भरते थे। इन सब को ख़त्म कर दिया और किसानों को भूस्वामित्व दास के और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटाया, मतलब जो कारीगरों में भी बंटवारा था उसको भी हटाया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा इसने।
किसान, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। अब ये सारे जो किसान मजदूर थे, इन्हें नई आज़ादी, ज़िंदगी में पहली बार ऐसी आज़ादी मिली थी, ये स्वतंत्र हो गए थे, पहली बार इन्होंने आज़ादी चखी थी। तो मतलब नई चीज़ जो होती है इंसान को मज़ा आता है। जैसे तुम अभी घर में कैद रहते हो और उसके बाद आज़ाद हो जाते हो तो बड़ी तेज़ एकदम खुश हो जाते हो, बस अब शुरू, जो खेलना खेलो, आज़ाद हैं। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजियों के आवागमन में सहूलियत मिलेगी। अब इनकी क्या है कि एक ही समान पूंजी हो गई, एक मानक हो गया। जैसे 1 किलो यहाँ होता है उतना ही 1 किलो वहाँ पे होता है 900। अभी ये नहीं कि यहाँ पे 900 ग्राम का किलो माना जाएगा तो वहाँ पे 1000 ग्राम का किलो सब जगह स्टैंडर्ड जिसको कहा गया, स्टैंडर्ड सबके लिए हो गया, मान लिया गया, मानक माना गया है और रुपए माने गए। अब जैसे रुपए लेके हम इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं, वहाँ सब सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी एक मुद्रा हो गई। राष्ट्र मुद्रा होने से यही फ़ायदा है कि कहीं पे भी हम जाके अपना पूरे राज्य में खरीद सकते हैं, देश में। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। मतलब वहाँ पे भी बस मिली-जुली हाँ ना कर रहे थे। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंस, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया था। फ्रांसीसी नेताओं का जो कि वहाँ पे स्वागत किया गया कि इन्हीं की देन है जिसकी वजह से अब सब देशों को धीरे धीरे क्या हो रही है, स्वतंत्रता मिल रही है। फ्रांस की ही देन थी। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। कह रहे हैं कि मतलब धीरे धीरे तो ये उत्साह था, लेकिन समय बीतते बीतते क्या हो गया, दुश्मनी में बदल गया, दुश्मनी में बदल गया। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। अब उन्हें यह पता लगा कि जो नई प्रशासनिक व्यवस्था है वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान, प्रशासनिक परिवर्तन से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। कह रहे हैं कि जब अब उसमें उन्हें ज़्यादा फ़ायदे नज़र आने लगे। जो पहले जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान, प्रशासनिक परिवर्तन में मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा उन्हें नज़र आने लगे। इस वीडियो में एक हेडिंग तक ही ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली हेडिंग से पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट में, तो वहाँ से हम पढ़ेंगे कि यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, कैसे उसको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ाया जाता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज समझाया जाता है, लगातार एक एक वीडियो चैप्टर वाइज आ रही हैं। तो सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।